बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने टैक्स का कुछ बुनियादी सा इंट्रोडक्शन करके कुछ आगाज़ किया था। हमने सबसे पहले तो हमने समझा था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो पता चला कोई इंट्रोडक्शन के 1-2 चैप्टर हैं और इसके बाद इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है। फिर हमने वेटेज भी देख लिया था कि इनका आपस में वेटेज क्या है, और मैंने ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी कर ली हुई हैं, ऐसे ही है ना। फिर हमने एक बात समझी थी कि भाई हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो पता चला इसमें 3 चीज़ें हैं। कुछ के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, सेक्शंस, और कुछ के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, शेड्यूल्स, और कुछ के लिए क्या कर रहे हैं, रूल्स। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में या कल तक तो डेफिनेटली हम इन तीनों चीज़ों से थोड़ा थोड़ा सा वाकिफ़ होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम और आगे चले, हमने डेफिनेशन की ज़रूरत को समझा कि यार वाई देयर इज़ अ डेफिनेशन इन एनी लॉ। तो पता चला यार लॉ इंग्लिश में लिखा होता है आमतौर पर, तो जो इंग्लिश के उस जुमले का मीनिंग है वही लॉ का मीनिंग बनेगा। लेकिन अगर बाद दफ़ा लॉ उसका कोई और मीनिंग लेना चाहता है तो वो क्या करे, डिफाइन कर ले। कहाँ? आमतौर पर डेफिनेशन की जगह क्या है, सेक्शन 2 आमतौर पर, ठीक है ना। सेक्शन 2 में उसको क्या कर ले, डिफाइन कर ले। फिर हमने कहा यार डेफिनेशंस 3 तरह की हो सकती हैं। एक डेफिनेशन का नाम रखा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये कौन सी डेफिनेशन थी, जो मीन्स के साथ शुरू हो रही थी। और इसका मतलब क्या था, ऐसी डेफिनेशन जिसमें डिक्शनरी मीनिंग खत्म हो गया। मीनिंग कहां से लेना है, जो यहां लिखा है, ठीक है ना। माशरे में उसका कोई मीनिंग है, रिवाज में कोई मीनिंग है, कोई नहीं, कोई कुछ हैसियत नहीं है। अब मीनिंग कहां से उठाना है, जो यहां लिखा है इस तनाजुर में उसे पढ़ना है। ऐसी डेफिनेशन को कैसे बनाते हैं, मीन्स का लफ्ज लगाकर उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। जैसे यहां हमने कहा कि जी भाई एक रेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। माशरे में रेंट का क्या मतलब है, किराया। किस चीज का किराया, किसी भी चीज का किराया। क्या इनकम टैक्स इसी तनाजुर में ये लफ्ज यूज कर रहा था? उसने कहा नहीं नहीं यार, मैं किसी भी किराए की बात नहीं कर रहा। तो उसने कहा मेरे नजदीक रेंट मीन्स, बस अभी इतना ही पढ़ना है, बाकी नहीं अभी हम पढ़े कि यार उसने कहा कि भाई रेंट का सिर्फ ये मतलब है जो यहां लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ अभी हमें इससे कोई गरज नहीं है। इसी तरह एक और जगह की एग्जांपल हमने उठाई, एक माइनर चाइल्ड का बात हो रही है। अब माइनर चाइल्ड के कई मतलब निकल सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं भाई, माइनर चाइल्ड का यहां क्या मतलब है, माइनर चाइल्ड मीन्स, ठीक होगी ना बात। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या थी, इंक्लूड। इंक्लूड हम किसे कह रहे थे, जो डिक्शनरी का मीनिंग है वो अपनी जगह मौजूद है, उसमें कोई बात फर्दर ऐड कर रहे हैं या क्लैरिफाई कर रहे हैं। हो सकता है आपको शक हो, हमने कहा नहीं नहीं यार ये भी शामिल है, या हमें पता है कि ये शामिल नहीं है, हमने कहा लेकिन ये शामिल है। इसका मतलब है ये वाली डेफिनेशन एग्जिस्टिंग डेफिनेशन के मीनिंग को एक्सपैंड कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है ना। जैसे कि कहीं डेफिनेशन, अच्छा, और तीसरी बात हमने की, बाद दफा हम मीन और इंक्लूड दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए ये सारी डेफिनेशन इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाए। फिर एक लफ्ज हमने समझा था नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है जिस सेक्शन के साथ ये लफ्ज लिखें वो ओवरराइड कर रहा है, यानी सुपीरियर बन रहा है, बॉस बन रहा है। किस पर बॉस बन रहा है, तो पता चला 3 तरीके से बॉस बन सकता है। या किसी खास सेक्शन का बॉस बन रहा है। मसलन फर्ज कर लेते हैं ऐसे समझाने के लिए, एक सेक्शन 75 है, उसमें कोई बात लिखी हुई है। एक सेक्शन 80 है, इसकी बात इससे टकरा रही है। लेकिन अगर इस सेक्शन में ये लिखा हुआ ना, नॉट विद स्टैंडिंग इन सेक्शन 75, इसका क्या मतलब बना, सेक्शन 75 की तो वॉट लग गई है। तो कहता है सेक्शन 75 की कोई अहमियत नहीं है, जो यहां लिखा है ना ये सुनना है आपने, ठीक है ना। अच्छा, बाद दफा हम एक बात कहने लगे हैं जो सारे लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मसलन हम जब सेल टैक्स पढ़ेंगे ना, सेल टैक्स में लिखा भाई आप चीजें खरीदें, ये करें ये करें ये करें ये करें, सारे लॉ में लिखा हुआ है। सेल टैक्स का एक सेक्शन आता है 73,
ये कहता है लेकिन यार आपने जो खरीदारी की है ना उसकी जो पेमेंट है ना वो आपने थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है, यानी क्रॉस चेक वगैरह से करनी है। अब पीछे कहीं नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने सेक्शन के साथ लिखना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में जहां जो मर्जी लिखा हो, क्योंकि कई जगह लिखा भाई आप खरीद लें, तो कहेगा यार तो लिखा था खरीद लें, वहां तो नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मेरी बात चलेगी। बात समझ आई है? इसका मतलब ये वाली बात आ गई। बाद दफा हम सेक्शन को ओवरराइड करेंगे, बाद दफा पूरे एक्ट को, और बाद दफा पूरे मुल्क के सारे कवानीन को। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के किसी भी कानून में जो मर्जी लिखा हो। मसलन मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, ये जो कोई इस तरह के कवानीन आएगा ना, कोई दहशतगर्दी का, कोई फलां का, कोई सिक्योरिटी इदारों के कवानीन आएंगे। अब कहीं लिखा हुआ है जनाब अगर किसी बंदे के खिलाफ केस हुआ तो उसकी जमानत हो जाएगी, फलां हो जाएगी, या आइन में लिखा इसके ये राइट्स हैं, ये राइट्स हैं, ये राइट्स हैं। नहीं, हमने अब कोई राइट नहीं देना इसको, तो फिर हम क्या लिखेंगे? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स इन पाकिस्तान, कि भाई ये वाला सेक्शन पूरे पाकिस्तान के कवानीन से ऊपर आ गया। क्लियर होगी बात? इसका रिवर्सल बाद दफा क्या है, एक कानून में कोई एक बात लिखे, मतलब सेक्शन 40 में कुछ लिखा है, 87 में हम कुछ बात लिखने लगे हैं, लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि पहले 40 की बात पूरा करो और फिर 87 अप्लाई होगा आप पे। बात समझ आई? यानी दो सेक्शन को अब हम क्या करने लगे? जोड़ने लगे हैं, लेकिन जोड़ने इसको सुपीरियर नहीं करने लगे, इसको सुपीरियर करने लगे। अगर मैं यहां नॉट विद स्टैंडिंग लगा दूंगा फिर तो ये सुपीरियर नहीं। अब मैं कह रहा हूं सेक्शन 40 सुपीरियर है, पहले उसकी बात मान कर आओ फिर आगे यहां से चलो। अब ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे पहले आप 18 साल के होंगे, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, तो पहली शर्त क्या है? 18 साल का होना। अब ये बात कहीं लिखी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात कहीं लिखी हुई है, मुझे ये दो सेक्शन आपस में जोड़ने पड़ गए। अब क्या तरीका होगा? इस सेक्शन के साथ मैं लिखूंगा सब्जेक्ट टू, क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट टू सेक्शन 40, ये लिखकर अब सेक्शन 87 आगे लिखेगा। इसका मतलब है पहले सेक्शन 40 की बात पूरा करो, फिर यहां से आगे चलो। दो फ्रेज बड़े आगे आपको, एक नॉट विद स्टैंडिंग और दूसरा सब्जेक्ट टू। ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द अदर प्रोविजन। सब्जेक्ट टू एक्सप्लेन अभी करेंगे, बस एक और छोटी सी बात कर लें, फिर अब हम शुरू करेंगे, फिर साथ साथ आपको सब कुछ समझ आएगा। अच्छा जी, देखिए जैसे लिखा हुआ, अभी भी इसको भी छोड़े, अभी तो सिर्फ हमने फ्रेज ले लिया। एक आखिरी बात, बाद दफा लॉ शैल का लफ्ज इस्तेमाल करता है और बाद दफा मे का लफ्ज इस्तेमाल करता है। जब शैल का लफ्ज इस्तेमाल होना किसी जगह पर, तो इसका मतलब होता है मैंडेटरी बात है। क्या मतलब? ऐसे ही करना है, ऑप्शन कोई नहीं आपके पास, मस्ट है। ठीक है ना? मैंडेटरी प्रोविजन है, आपने ऐसे ही करना है। और अगर शैल की बजाय लफ्ज क्या लिखा हो? मे, इसका मतलब है ऑप्शनल बात है। आपके पास कोई दो रास्ते हैं, आप चाहे ये कर लें चाहे ना करें। जैसे सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। हर साल बंदे पर टैक्स लगना ही लगना है, ऑप्शन नहीं है, लगना ही लगना है। और इधर देखें, एक सेक्शन के एग्जांपल आ रहे हैं। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर। जैसे मैं कहता हूं, फर्ज करें कहते हैं
यार आप में से अगर कोई बच्चा बैच ट्रांसफर करवाना चाहता है तो ही में अप्लाई, तो क्या मैं ये कह रहा हूं सारे बच्चे जरूर बैच ट्रांसफर करा लो? क्या क्रिएट हो रही है? ऑप्शन क्रिएट हो रही है। जब लॉ ने आपको ऑप्शन देनी हो तो क्या लफ्ज लगाता है? में। और जब कंपल्सरी करना हो तो क्या करता है? शल। अब ये छोटी छोटी सी चंद बातों को हमने बुनियाद बनाया है। अभी हमने लॉ को कुछ और भी समझनी है। यहां आगे कुछ लिखा हुआ है लेकिन अभी नहीं हम पढ़े, ये वक्त जहां जहां पहुंचेंगे वहां वहां इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। लॉ की एक बहुत अहम बात यहां लिखी हुई है, ये वाला एरिया, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। कि जब हमें जरूरत पड़ेगी फिर इसको समझेंगे। अब हम बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं पढ़ने का। यहां से ये वो मैं बुनियाद बना रहा था आपकी, अब बुनियाद नहीं, अब यहां से सिलेबस शुरू हो रहा है। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 4, ठीक है, सेक्शन नंबर 4। चैप्टर नंबर भी कुदरती 4 है ये किताब का, और सेक्शन भी क्या लिखा हुआ है जी? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स। यहां से हमें क्या बात समझ आई है? अब हम ऐसे समझ रहे हैं, इनकम टैक्स शैल, मैंडेटरी प्रोविजन, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। अब एक लफ्ज आ गया, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर किसे कहते हैं? अब दो बातें, या तो लॉ डिफाइन कर दे या फिर हम इंग्लिश की डिक्शनरी में देखेंगे कि टैक्स ईयर किसे कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? ऑन एवरी पर्सन। अब फिर पर्सन या लॉ डिफाइन कर दे या डिक्शनरी में से देखेंगे कि पर्सन का क्या मतलब है। डिक्शनरी में से पर्सन देखेंगे तो मतलब समझ आएगा शख्स, बंदा। लेकिन लॉ क्या बंदे पर टैक्स लगाना चाह रहा है कि बंदे के पुत्र पे भी टैक्स लगाना चाह रहा है? ठीक है ना? तो पता लगा नहीं, कंपनी भी तो बंदा है ना। तो इसका मतलब है लॉ फिर यहां पर्सन डिफाइन करेगा तो काम चलेगा। अगर नहीं डिफाइन किया तो फिर तो हम कहेंगे भाई बंदे पे लगना था, कंपनी पे कहां लिखा हुआ है? इसका मतलब है ये लाइन ट्रांसलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टैक्स ईयर किसे कहते हैं। अब क्या करें? फॉरेन इनकम टैक्स में देखें क्या कहीं टैक्स ईयर लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अगर लिखा हुआ है फिर तो वैसे चलना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वैसे चलेंगे। इसी तरह पर्सन, इसी तरह बाकी चीजें, हर लाइन जब पढ़ेंगे इसे देखना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अगर लॉ डिफाइन करेगा तो वो देखेंगे, अदरवाइज नॉर्मल देखेंगे। टैक्स रेट, ठीक है ना? ये चार बातें अब हम यहां से हमने देखना है और इन्हें समझना है। अच्छा जनाब देखिए, टैक्स ईयर डिफाइन करने लगा है लॉ। क्या नाम लिखा हुआ है? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन द 30th डे ऑफ जून। एक बात वो कहता है यार टैक्स ईयर का मतलब है 12 महीने का अरसा, 12 मंथ। कौन से 12 मंथ? वो कहता है वो वाले 12 मंथ जिनका एंड 30 जून को हो रहा हो। तो मैं जब एंड बता दिया तो शुरू तो खुद ही पता चल गया ना। अगर 30 जून पर एंड हो रहा है इसका मतलब है कहां से शुरू हुआ? जुलाई से। यकम जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे 12 महीने कब पूरे हुए? 30 जून तक। वो कहते हैं हम टैक्स ईयर इसे कह रहे हैं। अच्छा अब एक लफ्ज था ईयर। आमतौर पर ईयर का मतलब क्या था? जनवरी से शुरू होकर दिसंबर। इसीलिए लॉ ने डिफाइन कर दिया कि नहीं यार हम जनवरी से दिसंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दरमियान में से शुरू होने लगे हैं। यकम जुलाई को शुरू होंगे और अगले साल 30 जून को खत्म होंगे। ये वाले 12 महीने उठाने हमने। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून।
अब एक बच्चे ने क्या किया, वो जो कल मैंने आपको कहानियां सुनाई थी कि लॉ इज ब्लाइंड, लॉ में ना जैसे लिखा है हमने वैसे ही लिखना है। अब जरा गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून। एक बच्चे ने लिखा एग्जाम में, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई। गलत लिखा कि ठीक लिखा है? लिखा तो ठीक है, कंसिडर गलत होगा, क्योंकि लॉ में जो लिखा है उसी को मानना पड़ेगा। हालांकि ये फिक्र ऐसे भी लिखा जा सकता था ना, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, तो अगर लॉ ऐसे लिख देता हम भी ऐसे ही लिखते। बात तो एक ही है, लेकिन लॉ ने स्टार्ट नहीं बताया, एंड बताना है, हमें एंड ही बताना है। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब दो बातें, इस डेफिनेशन में 3 बातें हैं जिसे समझने की जरूरत है। नंबर 1, कितने अरसे को टैक्स ईयर कह रहे हैं? 12 मंथ। कब खत्म हो रहा है? अब जरा गौर करें, ये एक टैक्स ईयर चल रहा है, ये दूसरा टैक्स ईयर चल रहा है। ये 2024 में हम खड़े हैं, आज क्या डेट है? 26 मार्च। ये आ गया जी 30 जून 2024, ठीक है ना? यहां से अगले दिन से टैक्स ईयर शुरू होगा और कहां खत्म होगा? 30 जून 2025। बात समझ आ रही? जुलाई से जून, जुलाई से। अब बोलना कैसे है इसे? टैक्स ईयर क्या बोलूं? 24 बोलूं या 25 बोलूं? ठीक है ना? इसे टैक्स ईयर 24 बोलूं या, ये भी लॉ नहीं बताना है, इसीलिए लॉ ने डेफिनेशन आगे कहां से चल रही है, एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच सेट डेट। कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? जनवरी से दिसंबर। सेट डेट कौन सी है? 30 जून। वो कहता है इसको आपने डिनोट करना है जहां जिस कैलेंडर ईयर में एंड आएगा। एंड कौन से कैलेंडर ईयर में आ रहा है? तो हम बोलेंगे टैक्स ईयर 2025। बात समझ आई है? अब इस डेफिनेशन में 3 बातें बताई लॉ ने आपको पता होना चाहिए। ये 3 बातें लिखनी है हमने, फिर कहीं लिखते वक्त एक आधा लफ्ज हमारा अपना इस्तेमाल हो गया, कोई अर्ज नहीं है स्टूडेंट लेवल पे। नंबर 1, हमने बताना है 12 महीने का पीरियड है, हमने बताना है कब खत्म हो रहा है, हमने बताना है इसको डिनोट कैसे करना है। ये 3 बातें लिख दें, डेफिनेशन ठीक है अब आपकी। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून एंड denoted by calendar year in which the said date fall। कोई एक डेट रखनी थी, अब उसकी कोई, अगर सितंबर रखते तो आपने उसकी रीजन पूछनी थी, ठीक है ना? कोई एक डेट रखनी थी ना, 12 महीने की कोई एक सर्कल बनाना था कहीं से भी। हाँ, रखने लगे अभी अगली स्लाइड पे, अभी तो रुक जाओ, ठीक है ना? ये कौन सा टैक्स ईयर लिखा है? नॉर्मल। जरा देखिए, यही बात ऐसे लिखते हैं। ये मैंने 2 साल उठा लिए, कोई उसी तरह मंथ लिख दिया ना। एक कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, फिर एक कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। ये 2 सालों का डाटा है ना। ये एक कैलेंडर ईयर है, फर्ज कर लें 2021 है, तो ये 2022 कहलाएगा। फिर टैक्स ईयर कहां? इसके दरमियान में। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून। इसका मतलब है शुरू कहां से हुआ? जुलाई से। ये जुलाई से शुरू हुआ टैक्स ईयर और कहां तक गया? 30 जून तक। अब जरा गौर करना है, तवज्जो रखनी है, ये सारा अरसा क्या है? टैक्स ईयर 2000।
इन विच द सेट डेट फॉल, इन विच द सेट डेट फॉल। क्लियर होगी? टैक्स ईयर क्यों पढ़ रहे हैं? हमने पीछे अभी हमने सेक्शन 4 में पढ़ा ना कि अ पर्सन शैल पे टैक्स, कब? हर साल। तो साल किसे कहना है? यानी मैंने हर साल टैक्स पे करना है ना, तो कहां से कहां तक की इनकम का हिसाब लगा के गवर्नमेंट को बताना, यार ये मेरी इनकम थी, इतना मेरा टैक्स बन गया, या गवर्नमेंट मुझे बताएगी इतना तुम्हारा टैक्स बन गया। वो साल कहां से लेना है? वो कहता है वो साल लेना है आपने 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की इनकम का हिसाब हर साल बताना है और इसके ऊपर टैक्स पे करना। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। क्लियर हो गई बात? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। फिर कहता है यार एक और लफ्ज है स्पेशल टैक्स ईयर, एक और लफ्ज है स्पेशल टैक्स ईयर। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम, वो कहता है अगर 12 महीने का ही हिसाब करें, लेकिन वो वाले 12 महीने ना हो, कौन से? जुलाई से जून वाले, तो फिर उस टैक्स ईयर को क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स। ठीक है ना? कैसे जी? उसी तरह जरा देखें, ये 2 साल आ गए, अब हम कोई भी 12 महीने उठाएं, कोई भी 12 महीने उठाएं, मसलन फर्ज करें ये कैलेंडर ईयर 2021 है, ये कैलेंडर ईयर 2000, हमने यहां से शुरू किया। कहां से शुरू किया? 1 अप्रैल से, तो 12 महीने कब पूरे होंगे? 31 मार्च को। अब जरा पहले समझें, गवर्नमेंट चाहती है सारे लोग कब टैक्स दें? नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है ना? कैसे हिसाब दें? जुलाई से लेकर जून तक का हिसाब दिया करें। आपने देखा आपके मुल्क में बजट कब पेश होता है? जून में। बजट अप्लाई कब से होता है? 1 जुलाई से, क्योंकि हमारा सारे मुल्क का निजाम कैसे चलता है? जुलाई से जून। अब गवर्नमेंट तो यही चाहती है, लेकिन कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, ये इस वक्त नहीं हम रिटर्न दे सकते, आप मेहरबानी करें, हमारे से आपने टैक्स ही लेना है ना, आप हमारा ना टैक्स ईयर बदल दें। हम जून में मसरूफ बड़े होते हैं, हमारा फलां काम होता है, हमारे सेक्टर ऐसा है कि हम सारा उधर बिजी होते हैं, तो आप हमारा एक स्पेशल टैक्स ईयर बना दें। आप हमारे से हिसाब लें, कहां से? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब ये लोग आए हैं, अगर हम इन्हें इजाजत देंगे तो ऐसा होगा, वरना बाई डिफॉल्ट सारे लोग बाउंड हैं कहां, क्या फॉलो करने के? नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करने के। अब ये जरूरी नहीं कोई 12 महीने बंदा अप्लाई कर सकता है कि यार आप मेरे ये वाला 12 महीने हर साल ले लिया करें। अगर अलाउ हो जाएगा तो फिर वो टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। होंगे ये भी 12 महीने। इसका मतलब है डेफिनेशन का वो लाइन तो वहीं अपनी जगह खड़ी रही, कौन सी? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब इसकी एंडिंग कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, इसलिए हमने कहा डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स। इसका मतलब है जून एंड ना हो, क्योंकि जून एंड हो गया फिर तो नॉर्मल बन जाएगा। जून ना हो, उसके अलावा जो मर्जी महीना हो, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स। अब एक प्रॉब्लम पड़ गया, क्या जी? इसको डोनेट कैसे करना है, इसको एब्रीविएट कैसे करना है? ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये वाली लाइन समझनी आपने जरा मेरे साथ। हमारा हर साल का एक एरिया है जिसका नाम क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर। जरा देखें यहां नॉर्मल टैक्स ईयर कहां है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर, ये एरिया है। ये एरिया कौन सा है? जुलाई से लेकर
जुलाई से लेकर, अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनिए, अगर इस एरिया में कहीं भी टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है तो उसका नाम टैक्स ईयर 2022 ही है। क्या आपका जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो इस रेड जोन में ही आ रहा है? रेड जोन में आ रहा है, तो फिर ये भी टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? 22 ही कहलाएगा। यहां क्लोज होता, यहां तक, यहां होता तो ये तो नॉर्मली बन जाना था, यहां भी होता, यहां भी होता, यहां भी होता, यहां भी होता, कहीं भी क्लोज हो रहा था। अगर इस रेड एरिया के अंदर क्लोज हो रहा है, क्योंकि इस रेड एरिया का नाम क्या है? 2022। वो कह रहा है बस ये भी 2022 ही कहलाएगा। लिखने लॉ ने तो ऐसे लिखा है, जरा फिर पढ़ते हैं क्या लिखा, क्या है? एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of special tax year falls। ये तो जरा रटा लगा लेना आपने। अब मैं आपको एक आसान टोटका बताता हूं। टोटका क्या है? जहां आपका ईयर क्लोज हो रहा हो ना, आपने खुद से पूछना है अब जून कब आएगा। जो कमिंग जून का कैलेंडर ईयर है ना, वही टैक्स ईयर है आपका। मसलन आपका कैलेंडर ये कहां खत्म हुआ? मार्च 22 में। जून कब आएगा? 22 में। तवज्जो रखेंगे तो समझ आएगी। फर्ज करें ये नॉर्मल ईयर क्लोज होता अगस्त में आके, नॉर्मल ईयर क्लोज होता अगस्त में आके, अब जून कब आएगा? 22 में तो नहीं आने वाला, अब तो 23 में आएगा। तो फिर ये टैक्स ईयर क्या कहलाता? 23। फर्ज करें ये नॉर्मल टैक्स ईयर क्लोज होता सितंबर में, सितंबर 21 में, अब जून कब आएगा? 22 में। तो टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? 22। बात समझ आ गई? लॉ ने तो ऐसे लिखा है, लेकिन समझना आपने उस तरीके से है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो स्पेशल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। और फिर तीसरी बात भी बतानी है कि इसको डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर। दो बातें समझ आ गई। व्हाट इज नॉर्मल टैक्स ईयर? It's a period of 12 months ending on 30th June, denoted by calendar year in which the said date falls. दो बातें होगी। अब एक तीसरी बात, अच्छा जी, अभी तो पहले यहां एक बात और लिखी है, लेकिन मैं इसको वापसी पे पढ़ता हूं। पहले एक तीसरी बात पढ़ाई। तीसरी बात क्या है जी? तीसरी बात यह है ट्रांजिशनल टैक्स। यानी टैक्स में तीन तरह के ईयर हैं। वन इज नॉर्मल, अदर इज स्पेशल, एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का लफ्ज क्या होता है? क्या मतलब होता है? जब कोई चीज चेंज होती है ना, मसलन आई कैप की नई स्कीम आ रही है अगले साल, ठीक है, अब आप पुरानी स्कीम के बच्चे होंगे, तो नई स्कीम और पुरानी स्कीम के दरमियान हम एक ट्रांजिशन पीरियड अनाउंस करेंगे कि यार ये ट्रांजिशन कैसे होगी, ये जो पहले से बच्चा आया हुआ इसके साथ क्या सलूक करेंगे, या ऐसे कहेंगे नहीं तू दोबारा से लाइन में लगा जा पीआरसी कारण, ये तो नहीं कहेंगे ना, एक ट्रांजिशनल फेज आएगा। अब जरा गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। मेरा टैक्स ईयर कौन सा चल रहा था? नॉर्मल। मुझे लगा यार ये मुझे सूट नहीं कर रहा, मैंने कमिश्नर को अप्लाई किया कि यार मुझे ना स्पेशल ईयर कर दो मेरा। मैंने कहा चल, उसे लगा कि हाँ ठीक कह रहा है, उसने कर दिया। अब हुआ क्या, मैं एक टैक्स ईयर छोड़ के एक नए टैक्स ईयर में चला गया। देखिए मैं आपको यहां से टेंजेबल करके समझाता हूं। ये कैलेंडर ईयर 2021 है,
ये कैलेंडर ईयर 2022। मेरा 2021 का नॉर्मल टैक्स ईयर कब क्लोज होगा? 30 जून 2021। ठीक है, मैंने कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी कि यार मेरा टैक्स ईयर स्पेशल बना दो। उसने कहा कौन सा बनाना है? मैंने कहा यार मेरा टैक्स ईयर, ये तो मेरा क्लोज हुआ था ना नॉर्मल टैक्स ईयर, कब क्लोज हुआ ये? 30 जून को। मैंने 30 जून को एप्लीकेशन डाली कि यार मैं ना जुलाई से जून का हिसाब नहीं दे सकता, मेरा ना हिसाब आप किया करो कहां से? अक्टूबर से सितंबर तक। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। ये क्या बन गया? स्पेशल टैक्स ईयर बन गया। ये क्या बन गया? स्पेशल टैक्स ईयर। कहां खत्म हो रहा है? सितंबर 2000। जून कब आएगा? अगले साल। इसीलिए इसके साथ क्या लिखा हुआ है? स्पेशल टैक्स ईयर 2023। क्लियर है बात? मैं कहा जी ठीक है जनाब। उसने कहा जनाब इजाजत हो गई आपको, ये लो जी, आइंदा ऐसे चलो, मौज हो गई। मैंने कहां तक का टैक्स दिया है? 30 जून 2021 तक का। अब अगली दफा टैक्स कब देना है? अक्टूबर से लेके, तो जो बीच में महीने आए इनके टैक्स का क्या बनेगा? छुट्टी हो गई। कितने महीने आए? 4 महीने। 4 महीने की माफी मिल गई। इतनी अच्छी तो हुकूमत है नहीं हमारी किस्मत में। ये 4 महीने क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इट्स नॉट अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इट्स नेवर बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये ट्रांजिशन में आएगा। 1 महीना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 12 से कम ही होंगे हमेशा जी। बस ईयर हम टैक्स में बोलते हैं, जितने टुकड़े का हिसाब देना है उसे ईयर बोल रहे हैं। अब क्योंकि इन 4 महीनों का अलग हिसाब देना है तो इसे टैक्स की लैंग्वेज में ईयर ही बोलेंगे। लेकिन कौन सा ईयर? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये 1 ऑफ आया है, अगले साल से तो नॉर्मल तो रहा नहीं, नॉर्मल से तो निकल रहे हैं, स्पेशल 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 स्पेशल, वो तो 12-12 महीने का हिसाब होना शुरू। इससे पहले नॉर्मल का 12-12 को हो रहा था, हो सकता है पिछले 4-5 साल से हो रहा हूं, लेकिन अब मैं नॉर्मल छोड़ के कहां जा रहा हूं? स्पेशल में। इसके दरमियान में हो सकता है कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने का एक पीरियड टुकड़ा आ गया है, उसका नाम क्या रख दिया है? ट्रांजिशनल। इसको कैसे डिनोट करना है वही देखना है। जून कब आएगा? कहां खड़े हैं? अक्टूबर 21 में। जून कब आएगा? 22 में। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022। कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि रटे ही लगाओगे? हैं? समझ आ रही ना? बस ये हम चाहते हैं आप अपनी आंखों से टैक्स पढ़े, ऐसे ना पढ़े ये डेफिनेशन है जी रटा लग गया जी। नहीं, सब्जेक्ट का टॉपिक आपको टेंजेबल नजर आए कि मैं क्या कर रहा हूं, हो क्या रहा है, क्या पढ़ना है, फिर आप टैक्स पढ़ेंगे, फिर आपको मजा आएगा, फिर आप एंजॉय करेंगे इसको पढ़ना। आए जी वापस ऊपर डेफिनेशन पर। Where the tax year of the person changes as the result of an order by the Commissioner of Income Tax, either from normal tax year to special या special से नॉर्मल। अब ये बंदा स्पेशल में बैठा है, ये थोड़े अरसे बाद कहता नहीं जनाब मुझे नॉर्मल में ही भेज दो, फिर एक ट्रांजिशनल आ जाएगा। यानी ट्रांजिशन कब क्रिएट होगा? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल। ये 1 ऑफ क्रिएट हुआ करेगा। ये 12 महीने भी नहीं होंगे, 2 महीने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 नहीं हो सकते। क्योंकि अगर 12 होने हैं तो फिर तो वहीं खड़े हैं ना, फिर तो चेंज ही कोई नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 11 महीने हो सकते हैं, कम से कम कोई 1 महीना हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा जी, कहानी समझ आ गई है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था ना, हर साल के दरमियान में एक नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है ना, 2022। जब भी इस एक और कॉन्सेप्ट, जब भी कोई ईयर एंड इसको टच करेगा तो वो 22 ही कहलाएगा। देखें इसने इसको टच किया, इसीलिए ये क्या कहलाया? इसने इसको टच नहीं किया,
इसने इससे अगले वाले को टच किया, इसलिए ये क्या कहला रहा है 23। एक तरीका देखने का, और दूसरा और आसान तरीका जून कब आएगा, जहां खड़े हैं अब जून कब आएगा, बिल्कुल आसानी से पता चल जाया करेगा। समझ आ गई बात। अब जब हम कमिश्नर को दरखास्त देंगे ना, चेंज खुद नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं डिसाइड कर सकता, बल्कि ये चेंज कैसे होगी, कमिश्नर को एप्लीकेशन डालेंगे। अब ये बात यहां लिखी हुई है जो मैं जंप करके पहले आगे आ गया था, चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू, अगर एक बंदा नॉर्मल में बैठा है, जिसकी एग्जांपल अभी हमने ली है, नॉर्मल में बैठा है और वो क्या चाह रहा है, कहां चला जाऊं, ओ बोलो भी सही, स्पेशल में चला जाओ, क्या करे, अ पर्सन, अब देखिए मे अप्लाई, आपकी मर्जी है भाई, वरना नॉर्मल में ही चलते जाओ चुप करके। लेकिन अगर यहां लिखा होता पर्सन शैल अप्लाई, तो इसका मतलब होता भाई लाजमी जाना है, नहीं लाजमी तो नहीं जाना ना, इसलिए ये छोटी छोटी बातें आपको पढ़ा रहे थे। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर to allow him to use a 12-month period other than normal tax year as special tax year and commissioner may allow him, कमिश्नर जरूर करे, नहीं, कमिश्नर की भी मर्जी है, ठीक होगी बात। The commissioner shall grant the permission to change the tax year from normal to special if the person has shown a compelling need। वो कहते हैं लेकिन अगर बंदा जिसने अप्लाई किया ना वो ये साबित कर दे कि ये बहुत जरूरी है भाई, इसके बगैर तो मैं मर जाऊंगा, मेरा तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा, कंपेलिंग नीड का ये मतलब है। वो कहते फिर कमिश्नर जरूर अलाउ कर दे, शैल, अगर बंदा मरने ही लगा है तो फिर अलाउ कर दें। कंपेलिंग नीड का मतलब है इंतहाई जरूरी। अप्लाई कैसे करना है, फोन करे कि भाई मैं मर गया हूं, मुझे कमिश्नर साहब फोतगी हो गई है, ऐसे इन राइटिंग नहीं, एप्लीकेशन के जरिए, राइटिंग के जरिए, ईमेल के जरिए, ठीक है ना। अच्छा जी, कमिश्नर क्या करे, कमिश्नर में इंपोज कंडीशन वाइल गिविंग, वो कहता है भाई आपको हम अलाउ तो कर रहे हैं लेकिन इन इन बातों का आपने ख्याल करना है। कोई कंडीशन लगाना चाहे लगा दे, जरूर कंडीशन लगानी है, मैं जरूर नहीं लगानी, उसको लगे कि इसके ये दो कंडीशन के साथ मैं आपको अलाउ कर रहा हूं तो लगा दे, उसको लगे यार कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मली अलाउ कर रहा हूं। अब ये मीनिंग नहीं समझ आते बच्चे को जब टीचर पहले मे, शैल, नॉट विद स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू समझाए बगैर क्लास पढ़ाए, तो फिर आप सिर्फ रटे लगा रहे होते। लेकिन अब आप पढ़ कर आए कि भाई मे का क्या मतलब है, वो जो कल मैं एक डायलॉग बोल रहा था, आप अपनी आंखों से लॉ पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं आपको यहां को कमिश्नर ने जरूर कंडीशन लगानी तो आप फौरन से बोल पड़ोगे नहीं सर जरूर नहीं है सर, इसका मतलब है लगा सकता है कमिश्नर, ऑप्शनल है। एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर ऑफ द चेंज इन टैक्स ईयर shall be passed after providing to an applicant an opportunity of being heard। वो कहता है जब कमिश्नर ऑर्डर पास करने लगा है ना, आपकी एक एप्लीकेशन आई, आपने कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन भेज दी, कमिश्नर ने एप्लीकेशन पढ़ी, वो मुतमईन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं अलाउ नहीं करना, ऑर्डर लिखो भी नॉट अलाउड। वो कहता नहीं 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 ऐसे नहीं करना, आप पहले जरूर इस बंदे को बुलाकर इसका मौकफ सुने, इस कागज पे नहीं चलना, अप्लाई कागज पे ही करना है, राइटिंग में ही करना है, लेकिन आपने यही डिसीजन नहीं ले लेना। कमिश्नर शैल, कमिश्नर shall be passed after providing an applicant the opportunity of being, उसे पहले बुलाएं, उसका मौकफ सुने, हियरिंग करें उससे। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, और अगर हियरिंग के बाद भी आप मुतमईन नहीं हुए, आपने कहा नहीं भाई आपको अलाउड नहीं करना, फिर कमिश्नर के ऊपर एक खास हमने कंडीशन लगाई, इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड कमिश्नर shall mention the order, the reason for,
वो कहता है आप बताओ आप क्यों नहीं मुतमईन हुए? कहता है यार मैं सोच रहा था 7 आईफोन भेजेगा, इसने आईफोन भेजा ही नहीं है। वो कहता फिर लिखो ये कि आईफोन नहीं भेजा। वो जो हम बात दफा कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी जो मर्जी करे, नहीं, जो ऐसी इतनी अंधेर नगरी नहीं, बड़े मसाइल हैं हमारे मुल्क के, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें वेल ड्राफ्टेड हैं कि भाई पहली बात मैंने एप्लीकेशन डाली है, आप इस एप्लीकेशन के ऊपर ही मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, पहले मुझे बुलाएं, मेरा मौकफ तो सुने ना। फिर अगर आप मेरे मौकफ से कायल नहीं हुए तो फिर ऑर्डर में लिखें आप क्यों नहीं कायल हुए, क्यों मैं आपको कन्विंस नहीं कर सका। इसका मतलब है कमिश्नर को भी थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, ठीक है ना। ये अच्छा वेल ड्राफ्टेड सेक्शन है जहां पे कमिश्नर साहब भी उतनी उसकी लिबर्टी नहीं है, बादशाह सलामत नहीं है अभी वो कि बादशाह सलामत का जो दिल करेगा कर देगा, ऐसा नहीं। बात समझ आई? अच्छा जी, कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया, 2 शेल लग गए। पहला शेल लगा है बुलाने का, दूसरा शेल लगा है अगर बुला के आप कायल नहीं हुए तो बताओ रीजन, राइटिंग में। ऑर्डर जो है, ऑर्डर तो हमेशा राइटिंग में होगा। अच्छा जी, द कमिश्नर में बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard विथड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग इन द चेन। एक बंदा आया, एप्लीकेशन दी, उसको बुलाया, सुना, कमिश्नर कायल हो गया, उसने कहा ओके अलाउ कर दिया। कुछ अर्सा गुजरा, कमिश्नर को लगा यार नहीं इसे अब अलाउ नहीं करना, तो एक तरफा फिर कैंसिल कर दें, करा नहीं, दोबारा बुलाया उसे। क्या लिखा हुआ है? द कमिश्नर मे बाय एन ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard, फिर उसे बुलाए कि यार अब मेरे ख्याल में तुम्हें जरूरत खत्म हो गई, मैं तुम्हें फिर नॉर्मल में लेके जाने लगा हूं। लेकिन यहां भी जरूरी है फिर उसे बुलाए पहले, फिर विड्रॉ करे। यहां से अब छोटी छोटी बातें सीखनी हमने। क्या कमिश्नर ऑर्डर देने के बाद विड्रॉ कर सकता है? तो जवाब आया हां कर सकता है, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बात समझ आई है? क्या मैं खुद ही अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता हूं? नो। टैक्स ईयर चेंज करने का तरीका क्या है? राइटिंग में एप्लीकेशन डालें। किसे? कमिश्नर को। कमिश्नर कौन है? एक ऑफिसर है, ठीक है ना। अच्छा जी, बस मैंने एप्लीकेशन डाल दी, मुझे ऑटोमेटिकली अलाउ हो गया? नहीं, कमिश्नर की मर्जी है अलाउ करे या ना करे। लेकिन अगर कमिश्नर अलाउ नहीं करना चाहता तो पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करे। आप उस अपॉर्चुनिटी में भी उसे कायल नहीं कर सके, यानी आप आईफोन का नया डब्बा नहीं लेके गए, ठीक है ना, और वो कायल नहीं हुआ आपकी बात से, तो फिर क्या करें? फिर कमिश्नर के लिए है कि भाई वो राइटिंग में लिखे कि क्यों नहीं कायल हुआ, क्यों उसे नहीं लगा कि ये कंपेलिंग नीड नहीं है, या आपको अलाउ कर दे। अलाउ कर दिया। क्या एक दफा अलाउ करने के बाद विड्रॉ हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अगेन आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। डन हो गया? नहीं कर सकता। नहीं, इन राइटिंग नहीं, अप्लाई का मे है। अ पर्सन में अप्लाई, यहां कॉमा लगा, मे का इफेक्ट यहां खत्म हो गया। यानी ये जरूरी नहीं आप जरूर अप्लाई करें, नहीं भाई आप नॉर्मल में चलते रहे सारी जिंदगी, कोई मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये मे इसका मतलब है, यहां लगा कॉमा, यहां हो गया खत्म कहानी। अब अगली बात, अप्लाई कैसे करना है? इन राइटिंग, ठीक है ना, टेलीफोन नहीं। और राइटिंग से अब क्या मुराद है? असल में एक सिस्टम बना हुआ है, आईरिस उसको बोलते हैं, उसके अंदर आप ईमेल डालते हैं तो राइटिंग भी हो गई। जाने की तो अब जरूरत नहीं ना, फिजिकल दुनिया तो अब इतनी रही नहीं। आप ईमेल में अप्लाई करते हैं, ईमेल के अप्लाई के बाद वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर उसने रिजेक्ट करना है, अगर उसने एक्सेप्ट करना है तो फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी मेल पढ़ के मुझे लगा ठीक कह रहा है यार, मैं जानता हूं इस बंदे को, ओके डन, अब आपको बुलाने की जरूरत नहीं। बात समझ आ रही ना?
तो जरा कोई चेंज फर्क फील हुई है कि नहीं हुई? वो जो 1.5 लेक्चर हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि आज आधे लेक्चर के बाद तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया ना, उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ है। लेकिन इस अंदाजे को गेज आपने ऐसे करना है, शुरू शुरू में ना सारे टीचर्स अपने पहले 1-2 लेक्चर लगा रहे होते हैं उसके ऊपर, फेसबुक पर, सारों पर। अब देखिएगा पूरे पाकिस्तान में कोई एक टीचर नहीं है जो ये 1.5 लेक्चर स्पेंड करेगा। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि मे की अहमियत क्या हुई, शेल की अहमियत क्या हुई, क्या चीज़ कंपेलिंग है, क्या चीज़ कंपेलिंग नहीं है। बस बच्चा रट्टा लगाई जा रहा है बेचारा और वहां से चली जा रहा है। अब ये सारा काम हो कैसे रहा होगा, मैं आपको वो दिखाता हूं। जरा देखिए, ये बंदे ने अप्लाई किया राइटिंग में, कमिश्नर ने भी ऑर्डर जारी करना है ना, ये कमिश्नर का रियल ऑर्डर है। ये एक कंपनी है जिसने अप्लाई किया, देखें उसे कमिश्नर अब ऑर्डर कैसे जारी कर रहा है। कौन सी कंपनी है? EFG, ठीक है ना। इसने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया कि यार हम नॉर्मल टैक्स ईयर छोड़ के स्पेशल में जाना चाहते हैं। अब इसने उसे बताया, कमिश्नर ने, ऐसे इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 3, इसके तहत जो मुझे पावर मिली है मैं आपको अलाउ कर रहा हूं टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। वो कहते हैं ओके यार, आप आइंदा जनवरी से दिसंबर के 12 महीने इस्तेमाल कर लिया करना एज ए टैक्स ईयर। ये पहले कहां बैठा था? नॉर्मल में। दायरे स्पेशल में जा रहा है तो कहां बैठा होगा? अब जरा सोचें क्या हुआ, कहां से कहां से? जुलाई से दिसंबर का 6 महीने, इसीलिए लिखा द फर्स्ट पीरियड ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर इज कमेंस फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018। उसने बताया स्पेशल ईयर आपका ये चलेगा, क्लैरिफाई कर दिया। The period of 6 months from 1st July 2017 to 31st December 2017 will be treated as transitional tax year। कौन सा? 18। क्यों? जून अब 18 में ही आना है ना। जून अब 18 में आना है। रियल में ऐसे हो रहा होगा, ऐसे इसने खत लिखा होगा, हो सकता है इसे उसने बुलाया भी हो, उसके बाद ये वो ऑर्डर है जिसका जिक्र हो रहा है। क्या ये ऑर्डर जारी होने के बाद कमिश्नर इसे विड्रॉ कर सकता है? तो हम पढ़ कर आए यहां, फिर भी किया जा सकता है। 1-2 सालों के बाद वो समझे कि यार अब आप वापस कहां चलो, तो कमिश्नर खुद ऐसा ही ऑर्डर जारी कर दे? नो, क्या करे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग प्रोवाइड करे। कहानी समझ आई? 3 अहम बातें पढ़ी आज हमने, आज से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। 3 डेफिनेशन जो आपने याद करनी है। कौन कौन सी? नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। एक बात और एक सवाल कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। अच्छा, लॉ ना कंप्रीहेंसिव बना के चलता है, सारी बातें एक ही जगह लिख देता है। तो जो बच्चा स्टूडेंट है ना वो कंफ्यूज होता है, यार ये सारी, मैंने इसे 2 स्लाइड में चेंज कर दिया। ये कौन सी स्लाइड है? नॉर्मल से। और ये कौन सी स्लाइड है? बातें वही हैं, सब कुछ वही है। लेकिन ये लॉ ने ऐसे नहीं लिखा, लॉ ने दोनों बातें एक ही जगह और लगा के कर देनी थी, और वो आपसे याद नहीं होनी थी। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि आपने स्लाइड्स को रोजाना काम यहीं से कर लेना है। रेफरेंस के तौर पे जो किताब हम यूज करेंगे वो ICAP की किताब यूज कर लेंगे, जिसकी हमें जरूरत कोई नहीं है। आपने इसी को यहीं से याद करना है, सारा कुछ आपका यही है, ठीक है ना। यहीं से पढ़ना है, यहीं से करना है। यहीं हमने कोशिश किया कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आपको टेंजिबल करके दिखाएं, शो करें। ये वो टीचिंग स्किल है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आ जाएगा। अब जैसे ही आप इस स्लाइड को जाके ओपन करेंगे, आपको 1 सेकंड में सारी बातें याद आ जाएंगी कि अच्छा ये तो काम ऐसे हो रहा था। इंशाल्लाह कल आएंगे तो इंशाल्लाह यहां से
आगे चलेंगे। बस आपने एक बात का ख्याल करना है, नंबर 1, इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा नहीं सुननी, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, नंबर 1। नंबर 2, रोजाना का काम रोजाना करना है। हमने हंसते खेलते हुए ये पेपर पास कर लेना है। आपको किसी दिन ये फीलिंग नहीं आनी कि कोई बड़ा हैवी पेपर है और बड़ी मेहनत हो रही है और बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, सिर्फ जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए पेपर उसी दिन पास हो जाता है। आई कैप का उसूल ही यही है। हमने स्मार्ट लर्निंग से चलना है इंशाअल्लाह ताला, बगैर बर्डन के आपका ये पेपर अल्लाह ने चाहा तो पास हो रहा होगा इंशाअल्लाह। बस आपके काम जिम्मे एक है कि काम रोजाना का जाकर रोजाना कर लेना है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, यहां से आगे चल।